हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिसिटी के 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ। बहुत ही फेमस लॉ है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। आइदर कैसे भी है, ग्राफ से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल पोर्शन में है, कुछ भी दे दे, डेरिवेशन दे दे ओम्स लॉ का, कुछ भी आए, बट चांसेस बहुत ज्यादा है यहां से आने के। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपका ओम्स लॉ कवर है, मतलब इस वीडियो के अलावा आपको दूसरी ओम्स लॉ से रिलेटेड किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट ओम्स लॉ। इसका अगला वीडियो जो होगा ना, वो न्यूमेरिकल पोर्शन पे होगा ओम्स लॉ के, क्योंकि एक वीडियो में सबको कवर करना क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ओम्स लॉ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, फिर दूसरा पढ़ेंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ओम्स लॉ से ही रिलेटेड आएगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कॉज देखेंगे, रेसिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो देखेंगे कि किस किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगला है रेसिस्टिविटी देखेंगे, और कितने मटेरियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। फाइनली हम लोग उसके बाद ये कंक्लूजन निकालेंगे V इज टू आई आर, और एक छोटा सा ग्राफ है एनसीईआरटी के, इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक लेक्चर को, यानी कि ओम्स लॉ को। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ है, जो ओम्स लॉ दिया है किसने है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, ठीक है। डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ दिया किसने। तो ओम्स लॉ देने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। लिखिए, इट इज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इन द ईयर, किस ईयर में? इन द ईयर 1827, 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ दिया है। इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक। पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये ओम्स लॉ देता क्या है? तो ओम्स लॉ देता है इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कहने का क्या मतलब है कि ये एक रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो के बीच में, यानी कि V और I के बीच में। ये है ना, V और I के बीच में, ठीक है। अब कहता क्या है ओम्स लॉ? स्टेटमेंट देखते हैं ओम्स लॉ का। देखिए स्टेटमेंट समझते हैं ओम्स लॉ का। स्टेटमेंट क्या क्या होता है,
सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ को समझते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, current flow through a conductor या फिर कंडक्टर को आप वायर भी बोल सकते हो, कंडक्टर को आप क्या बोल सकते हो, वायर भी बोल सकते हो, is directly proportional to applied force। sorry is directly proportional to potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी किसी किताब में ना ये भी लिखा रहता है कि एट ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आ गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें फिजिकल कंडीशन, मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंजेबल नहीं है। कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, पहला कि क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान लिख लेंगे, कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात क्लियर हुआ कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब बात समझते हैं क्या कह रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर कहने का मतलब क्या था, वायर। किसी वायर के अंदर से जो भी करंट फ्लो होगा ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस वायर से जो अटैच्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज कितना है इस चीज से। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज होता है। तो ये कहना चाहता है कि किसी भी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लो मेरे पास ये वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो करंट इस बैटरी के इस वायर से कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट का फ्लो बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओगे तो करंट का फ्लो घटेगा, करंट घटेगा। बेसिकली ये बताना चाह रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है, जिस कुछ समझते हैं इस चीज को और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो करंट होगा वायर का, वो आई, करंट को हमने नाम दिया आई, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, या फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, चलो ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, कब, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी तो बोल सकते हो ना भाई, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 4 इंटू 3 इज 12, तो 3 इंटू 4 इज 12 भी ना होगा। ऐसा थोड़ी है कि अलग हो जाएगा भाई मेरे। ये क्लियर हो रहा है? कहने का मतलब क्या है कि जो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना, मान लेते हैं कि टेम्परेचर फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा ना, वो करंट डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस चीज पर, पहला किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी कि जो वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है ना,
वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट फ्लो ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम तो झटका कम मारेगा, वोल्टेज ज्यादा तो झटका ज्यादा मारेगा। ये समझो झटका कॉन्सेप्ट। वोल्टेज कम है ना, झटका कम मारे, हल्का सा। वोल्टेज का जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है, जीप पे सटाते हैं ना हम लोग, बचपन में बड़ा खेलता होगा बच्चा लोग, जीप पे सटा करके बैटरी झटका मारता है, कम झटका मारता है। यही तार मेरा मस्त एकदम करंट मारता है, बाल खड़ा हो जाता है कार्टून की तरह, है ना। समझ में आ रहा है बात। तो यही है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। वायर के अंदर से जितना करंट फ्लो करेगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये बात समझ में आया। तो एक चीज हमने अभी जस्ट नोट किया कि यहां पे क्या लिख रहा है, इस बात को हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये इस बात से क्वेश्चन आया है, पहला चीज ये बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको ना हम हाईलाइट कर लो, है ना। और इसको लिख भी लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में इधर लिख भी लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखते हैं, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ। फॉर ओम्स लॉ तो क्या हो जाएगा कंडीशन, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया बात। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस चीज में, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने अभी क्या किया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ना लेके आए थे अभी तक हमने, ये था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक चीज बताओ, फिजिक्स में जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव हो जाएगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आता है भाई मेरे, आता है कि नहीं आता है। चलो देखो ध्यान से, तो V का अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो V इज इक्वल्स टू I का I रहा, हमने लेके आया एक R, क्या लेके आया, R। इसको हम थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ये क्या हो गया हमारा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, नोट लिखते हैं, नोट 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 फॉर रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन। क्या इसको लिखने की क्या जरूरत है भाई, इतना तो पता है ना, बच्चे थोड़ी हो भाई ना, मतलब 2 क्लास के प्रोपोर्शनल, ये नहीं पता होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आया, R एक वैल्यू आया ना, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। R क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आया हमारा। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है, यहां पे इस चीज को लिखते हैं, here R is a constant known as क्या, known as resistance of a conductor। R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या आया है, फॉर्मूला आया है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। हमारे पास फॉर्मूला आया है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ये क्या होता है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखना चालू करें
अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग एक एक चीज को पहले टर्म को डिफाइन करते हैं। भी क्या होता है, आई क्या होता है, और आर क्या होता है भाई बताओ। भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। भी होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, आई होता है करंट, और आर होता है रेसिस्टेंस। क्या होता है, आर होता है हमारा रेसिस्टेंस। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर। अब खुश यहाँ पे लेके आते हैं, तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, लेट्स मॉडिफाई। तो हमको पता है ना V इज टू आई आर है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V बाई आई इज टू आर, V बाई आई इज इक्वल्स टू आर। इसको भाई हाईलाइट करो पहले, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। V इज टू आई आर, V बाई आई इज टू आर। इसका मतलब क्या होता है, V क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई, ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे, तो थोड़ा मिटा दो इसको, ऐसे नीचे लिखो V इज बाई आई इज इक्वल टू आर, तो फिर हाईलाइट करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। V बाई आई यहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल्स इससे बहुत बनते हैं भाई, ओम्स लॉ से बहुत न्यूमेरिकल आवे, तो ओम्स लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है, चलिए। V इज टू आई आर। अब देखो ध्यान से, V क्या मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू, अच्छा आर क्या था मेरा, देखो यहाँ पे आर इज अ कांस्टेंट, हाईलाइट, हाईलाइट भाई, आर इज अ कांस्टेंट। तो कलर चेंज कर ले क्या, आर इज अ कांस्टेंट। तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है, आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू क्या आया, एक कैसा वैल्यू आया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ओके, नाउ ये कहना का ओम्स लॉ ये बताना चाह रहा है, अब समझ में आया बच्चों को। देखो भाई, ओम्स लॉ क्या बताना चाह रहा है कि आप वायर के पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रेशियो आएगा ना, वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। समझो ना, बात को समझो ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहां से अभी हमको दिखाई दे रहे हैं, जरा देखा जाए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो, इसका नाम लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाई। सबसे पहला रिजल्ट तो यहाँ यहीं से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या आएगा, पहला स्टार मार्क मार्क देते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू आई आर। दूसरा क्या आएगा, हमने निकाला है V बाई आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तीसरा हमने क्या निकाला है, यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकाला, सॉरी आई की वैल्यू निकालना चाहें तो स्टार मार्क देते हैं सबसे पहले, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है हमारे पास, समझ में आया बात। तो यहां से एक दो बात अगर समझ में आ रही हो,
दिमाग अगर खुल रहा हो, ताला बंद ना हो, तो समझो इस बात को। यहां से कुछ चीज ये मालूम चल रहा है कि करंट जो है ना हमारा, देखो यहां से आई करंट जो है ना, इस फॉर्मूला से अगर हम ध्यान से देखें, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या आया भाई? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड, चलो देखो स्टार मार्क मार्क है, क्या आ रहा है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब थोड़ा सा भी दिमाग हो, मतलब है बच्चों के पास दिमाग होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता, बच्चे बहुत यूनिक हो आप लोग, ठीक है, तो दिमाग है, ऐसा बात नहीं है कि दिमाग नहीं है। तो यहां से एक बात क्लियरली ये कह रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पहला चीज, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आया? पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? रेसिस्टेंस के। ये बात क्लियर हुआ कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। ये बात क्लियर हुआ? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट घटेगा। दूसरा, इनवर्सली करंट, सॉरी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, सही है। और करंट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। अच्छा चीज है भाई, बड़ा अच्छा चीज है। अपने हिसाब से करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज करो, करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हमको अगर करंट चाहिए, कंट्रोल करना हो ना, मतलब करंट ज्यादा नहीं चाहिए होगा, कम चाहिए होगा, तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। सोचो, करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को घटा दो। मशीन लगता होगा ना ऐसा कुछ बढ़ाने घटाने के लिए? हाँ भाई मशीन लगता है, बिल्कुल मशीन लगता है। आगे पढ़ते हैं, जस्ट बताते हैं कौन सा मशीन लगता है, तब बड़ा सा मशीन उठा के लाएंगे, तब बड़ा, और दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए एक दो और इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लेते हैं इसकी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए यहां से हमको क्या मालूम चला, एक दो चीज और देख लेते हैं, नोट नोट करके ही लिखते हैं। नोट, देखो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, डबल किया, तो करंट क्या हो जाएगा? देन आई गेट डबल। अच्छा, एंड वाइस वर्सा लिख दो, चलो लिख दो, पूरा ही लिख दो इतना, एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस गेट हाफ, हाफ
then 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 current get, हाँ सिंपल सी बात है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दिए तो करंट भी क्या हो जाएगा 2 टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिए तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और नोट हमको याद आ रहा है, ये भी लिखवा देना चाहिए। क्या आ रहा है, इफ, नहीं क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है ये, इफ रेसिस्टेंस इज डबल, रेसिस्टेंस को अगर डबल कर दो, इफ रेसिस्टेंस इज डबल, करंट गेट हाफ, and if resistance is half, if resistance is half, current get double, if resistance is half, current get double। ये बात क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ये शास्त्र समझ में आया। इफ रेसिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ एंड इफ रेसिस्टेंस इज हाफ करंट गेट डबल, इतना तो समझ में आ गया होगा। कैसे हुआ, न्यूमेरिकल कराते हैं, इस पे समझ में आएगा। उस समय से बात चल रही है रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, होता क्या है रेसिस्टेंस, बड़ा बड़का चीज आ गया। देखो भाई क्या होता है रेसिस्टेंस, अब समझो। इधर हमने क्या लेके आए थे अभी तक, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने ओम्स लॉ डिराइव किया, ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR लेके आया। तो R एक कांस्टेंट था, जिस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया, रेसिस्टेंस नाम दिया। अब रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, बात यही होना चाहिए ना कि यहाँ पे करंट हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, R है हमारा रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखते हैं अगर ध्यान से, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, रेसिस्टेंस है क्या, इस चीज पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, अब हम लोग रेसिस्टेंस के चर्चा करना चालू करते हैं। रेसिस्टेंस इसी पे लिख दें, चलिए हाँ लिखते हैं, इसी पे लिखते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, स्टार मार्क देते हैं, टॉपिक का नाम रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। भाई उस समय से रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस पढ़ रहे हो, होता क्या है जरा समझो, रेसिस्टेंस क्या होता है क्लियरली समझ लो आज। ISTN ठीक है, इसको ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ वायर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और वायर ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और वायर ड्यू टू विच वायर या फिर कंडक्टर बोल लो आप इसको, वायर और कंडक्टर अपोज क्या, अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मेरा मतलब समझो, क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और वायर, पहला चीज रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर। रेसिस्टेंस क्या है,
रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर। रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर। क्लियर कर लो। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वायर जो है ना करंट के फ्लो को अपोज करता है। समझो, समझाते हैं। मान लो ये वायर है, ठीक है, पेन नहीं है। हाँ, मान लो ये वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो करेगा। हमने बैटरी से कनेक्ट किया, करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट फ्लो करना चालू किया। तो जब करंट फ्लो करेगा ना, तो ये वायर है ना, उस करंट में से कुछ करंट को क्या करेगा? रोकेगा, अपोज करेगा, है ना। बोलेगा कि नहीं भाई करंट तुम थोड़ा फ्लो मत करो, तुम रुको। तो हर वायर क्या करता है ना, एवरी वायर, इस दुनिया में जितना भी तार है ना, हर तार क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। इसी प्रॉपर्टी के, वायर के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। हर वायर क्या करता है? करंट के फ्लो को थोड़ा रोकता है। ठीक है, हर वायर क्या करता है? करंट के फ्लो को थोड़ा रोकता है। उस रोकने की वजह से क्या आ जाता है? रेसिस्टेंस आता है। इसी प्रॉपर्टी, रोकने के, वायर से करंट फ्लो किया, करंट जैसे फ्लो किया, वायर ने क्या किया? उस करंट के फ्लो को थोड़ा सा रोका। अब रीजन हम लोग बाद में समझेंगे कि क्यों रोक रहा है। ठीक है, और वायर ने जैसे ही करंट को रोका, करंट का फ्लो क्या हो गया? रुका। इस वायर के इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रहा है भाई? चलो, ओम्स लॉ से अगर हम बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ, थोड़ा सा सोचो, सोचते नहीं हो। फ्रॉम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि हम इसको आई आर इज इक्वल्स टू V भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। वेरी गुड, वेरी गुड। R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई आ गया। ये बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ। R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यहां से आया हमको ये चीज। R का वैल्यू क्या है? V अपॉन आई आया। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, और इसको थोड़ा सा बॉक्स में भर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा हाईलाइट करिए, क्योंकि यहां से तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यानी कि रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। भाई इधर कहीं एक रिलेशन आया था क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट वैल्यू क्या है? रेसिस्टेंस तो है भाई। आया? चलो, अब बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। तो अगले पेज पे बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की। ऐसे लिख लो ना भाई, चलो लिखो डायरेक्ट। एसआई यूनिट ऑफ, ऐसे लिखो, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो पहली चीज तो समझो कि रेसिस्टेंस आया कहां से है भाई। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो हमको पता है ना, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, और दूसरी चीज, V क्या? वोल्टेज कैसे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होता है? करंट क्या क्या होता है? ठीक है, तो करंट इज हाँ ठीक है। V होता है हमारा वोल्ट, V का ऐसा यूनिट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। और करंट का क्या होता है? करंट के क्या होता है? एम्पियर। यानी कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हुआ? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हुआ? वोल्ट।
पर एम्पियर, क्या हुआ, वोल्ट पर एम्पियर। और और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। तो इधर लिख लो और इसको भी थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा ओम। ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा सवाल अगर कोई तुमसे पूछ दे कि ओम का डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन वन ओम, क्वेश्चन, डिफाइन वन ओम, है ना। तो वन ओम, अच्छा इसका सिंबल ये होता है, ऐसा यूनिट तो ये लिख दिया, सिंबल ये होता है, ओम ये लिख दिए और सिंबल ये होता है। नीचे फिगर बड़ा अच्छा बन गया, ठीक है, ओम। ठीक है, ओम की बात हमने करते हैं, अब वन ओम को डिफाइन करते हैं। तो वन ओम, देखिए वन ओम क्या था हमारा, ओम क्या था, ओम ऐसा यूनिट है किसका, रेजिस्टेंस का। फॉर्मूला क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट का क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हो 1 एम्पियर। दिमाग लिखो, देखो, if a current passes through, if a current passes through the conductor, current passes through the conductor is कितना, 1 एम्पियर and potential difference across the end is कितना, 1 एम्पियर हो गया, 1 वोल्ट। देन क्या, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ये बात क्लियर हुआ। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, वीआई ग्राफ। क्या है, वीआई ग्राफ। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, वीआई ग्राफ। 1 वोल्ट समझ में आया, और हम लोग अब देखेंगे वीआई ग्राफ को। देखिए वीआई ग्राफ, अब वीआई ग्राफ कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ, जरा देखो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ। काहे सही नहीं लिखता है भाई, तो इधर लिखते हैं भी, चलो इधर लिखा हमने भी और इधर लिखा हमने आई। एक और काम करते हैं, भी और आई के बीच में का रिलेशन क्या है, जरा ये हमको ये बताओ, है ना। इधर चलो देखो, इस साइड आओ, देखो यहाँ ध्यान से, v बाई आई इज टू आर, जो कि कांस्टेंट होता है, मतलब v बाई आर, आई इज टू आर आता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आता है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, v बाई आई इज इक्वल्स टू आर आता है, v बाई आई इज इक्वल्स टू आर, जो कि ये r एक कैसा वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। याद आ रहा है कुछ, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कहां से पास करेगा भाई, यहां से,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ से हमको क्या मालूम चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, समझा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है द स्लोप, चलो क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट क्या। दूसरा क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट, तो मतलब हमने लिया है, चलो देख लेते हैं एक बार। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। V और I का ग्राफ समझ में आया कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, समझा। आगे देखते हैं अब हम लोग, इतना तो हो गया। क्या कॉज है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के कॉज को समझते हैं, बस लिखते नहीं है, समझते हैं रेजिस्टेंस का कॉज है। देखो मान लेते हैं कि ये एक वायर है, इसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट बेसिकली बना किस चीज से, इलेक्ट्रॉन से, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है। तो जब उतना तेजी से लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन तो होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हुआ, तो जिस टाइम पे कोलिजन हुआ, जिस पोजीशन पे कोलिजन है, उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ, आने में आगे दिक्कत हुआ, जिस कारण से पीछे से इलेक्ट्रॉन आना क्या हो गया, स्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, यानी कि करंट का फ्लो क्या हो गया, स्लो हो गया, जिस कारण से वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया करंट के फ्लो को रोकने के लिए। मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो किया ना वायर के अंदर से, तो पीछे में दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में गलती से टकरा गए। मान लो गलती से टकरा गए, दोनों गलती से टकराए तो हो गया दोनों में मारे पीट, तुम हमको ठोका तुम हमको ठोका, दो चल रहे थे मस्त स्पीड में अपना, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स मस्त स्पीड में चल रहा है अपना दम सेम, लेकिन गलती से एक दूसरे को ठुका गए, मतलब दोनों एक दूसरे में भ्राम से ठुक गया। जैसे ही ठुका, पीछे वाले सारे लोग देख रहे कि आए देखो मस्त लड़ाई चल रहा है भाई, माथा फोड़ इसका। तो लड़ाई होता है तो जनरली हम लोग देखे हुए हैं कि होता क्या है ना, एक लड़ाई के बीच में लोग देखते खड़ा होकर मस्त मजा आ रहा है देखने में, ठीक है। तो वायर के अंदर से जब भी करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, तो वायर के अंदर से क्या हो जाएगा, वायर के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन्स का टकराव, ठीक है। उस टकराव की वजह से क्या हो जाएगा, टकराव की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीमे हो जाएगा, जिस कारण से वायर में करंट अच्छे से नहीं फ्लो कराएगा, और क्या हो जाएगा, धीरे 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 वो चीज घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो घटेगा। समझ में आया ये बात, इसी कारण से रेसिस्टेंस आ जाता है। अब एक दो चीज समझते हैं यहाँ पे, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस तो समझ गए, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब रेसिस्टेंस जो है बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है वायर का, करंट के फ्लो को रोकता है। मान लेते हैं हमको ज्यादा करंट नहीं चाहिए, हमको कम करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा। मान लेते हैं हमको वायर में करंट उतना अच्छा फ्लो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को घटा देंगे, रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ जाएगा। अरे इसे उठा नहीं, बढ़ जाएगा, समझ में आया। तो देखते हैं, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हमारे पास एक बड़ा मस्त डिवाइस आता है, तब बड़ा मस्त डिवाइस आता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। क्या होता है, रेसिस्टर, रेसिस्टर। अच्छा, ये क्या है, अ डिवाइस है, रेसिस्टर इट इज अ डिवाइस, अ डिवाइस which used in a electric circuit, in a इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसका हम लोग यूज कहां करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, टू चेंज, टू चेंज, टू चेंज करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस।
विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल, बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए करंट के वैल्यू को चेंज करने का काम कौन करता है? रेसिस्टर करता है ना। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज, क्या बोलते हैं? करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल, इसको रेसिस्टर। रेसिस्टर हमारे पास, अरे हमने देखा था ना भाई फिगर इस टाइप का, यही हमारा रेसिस्टर है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा है रेसिस्टर। समझ में आ रहा है? ये रेसिस्टर क्या है? ये हमारा है रेसिस्टर, लिख लो भाई। ये हमारा रेसिस्टर एक डिवाइस है, रेसिस्टर एक डिवाइस है। समझ में आ रहा है बात? चलो दो चार चीज और समझते हैं। ओमिक मटेरियल किसको बोलते हैं? ओमिक मटेरियल, ओमिक मटेरियल तो सिंपल सी बात है, वो मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ, बात खत्म। विच ओबे ओम्स लॉ। नॉन ओमिक मटेरियल किसको बोलते हैं? मटेरियल which do not obey Ohm's law, material which do not obey Ohm's law, इसका नॉन ओमिक मटेरियल। समझ आया? आगे चलते हैं। फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किस किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस, वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड, कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? तो चलिए देखते हैं किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पे समझो, देखो एक रेसिस्टर तो ये होता है, एक हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टर होता है, ठीक है। उस वेरिएबल रेसिस्टर का नाम होता है रेहोस्टेट, ठीक है, वो अभी दिखाएंगे आपको। चलिए रेसिस्टर, अगला देखिए फैक्टर ऑन विच resistance of a कंडक्टर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर देखो, सबसे पहला फैक्टर पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? तो यहां पर लिखेंगे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटाने से रेसिस्टेंस घटता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही हमने पढ़ा है ना कि बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। क्लियर है? चलो ठीक। मतलब देखो जब भी किसी वायर के लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और आधा कर दोगे तो आधा हो जाएगा रेजिस्टेंस। समझ में आया? ये बात मैंने बोला है, लिखा नहीं है, इस चीज को लिख सकते हो। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर सारे समझो ना इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मतलब यहां पे अब लिखते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, किसके? एरिया के।
अब जरा इस बात को सोचने वाला बात है कि ऐसा होता कैसे है भाई। देखो, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया बड़ा तो रेसिस्टेंस सोचो कम। रेजिस्टेंस है क्या, अब क्लियर इसको समझते हैं। रेजिस्टेंस है क्या, देखो रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो को रोकना। जितना करंट फ्लो धीरे धीरे होगा, जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा तार है, समझो ये अभी तार है, इस तार का एरिया देखो कितना पतला है। एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा। भाई कम एरिया से मतलब इतना पतला रास्ते से है ना 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकालो तो ज्यादा टकराने के चांसेस है। इतना बड़ा रास्ता में से 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकालो, टकराने का चांसेस कम हो गया। मतलब एरिया को बड़ा कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या तेजी से होगा, तो टकराने का चांस कम होगा। एरिया बड़ा किया, वायर के एरिया को बड़ा किया तो करंट का फ्लो क्या हो गया, बढ़ेगा। मतलब वायर के एरिया को बड़ा किया ना तो रेजिस्टेंस घट गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरिया बड़ा कर दिए, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, टकराने का चांसेस कम है। एरिया एकदम इतना पतला कर दिए, अरे इतना 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 पतला कर दिए, इतना पतला। एरिया जितना ही कम कर दिए, पतला करने का मतलब कम कर दिए, वो वर्ड मतलब कम कर दिए, एरिया कम किए। यहाँ देखो एरिया कम तो करंट के फ्लो के दौरान टकराने का चांस ज्यादा। ये क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल दो भाई, मन में सोचो हाँ ये बात तो क्लियर हो गया ना। ठीक है गुरु जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्या? इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। एक और चीज पे डिपेंड करता है, एक और चीज पे डिपेंड करता है, बट उतना उस चीज पे नहीं डिपेंड करता। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस टाइप का है उस टाइप से, तो हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अभी मेन मेन हमारे लिए जो यूज का है, अब यहाँ पे ये समझते हैं हमारे लिए यूज का क्या है। देखिएगा सॉरी ये हिल गया, पेज हिल गया। चलो देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब क्या कर देते हैं, फ्रॉम देखो फ्रॉम यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को यूज करके, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इसको सही से लिखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये बात क्लियर हुआ। सेम अगेन ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा भाई, हाँ या ना बोलो ना, हटेगा ना। चलो इसका कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, तब डार्क नहीं दिख रहा है तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगा हम देखने में। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यही है ना। मस्त दिख रहा होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, ठीक है। तो वो आ जाएगा क्या, रेसिस्टिविटी। चलिए देखिए, तो R के प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे हमने हटाया तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना भाई। हाँ, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है हमारा, अब समझो रेसिस्टिविटी, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। जैसे कि समझो यहां से हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे हटाया, R को हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को, R इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लेके आ जाएंगे। तो यहां पे कांस्टेंट हम लेके आए हैं रो, L था तो इंटू L और डिवाइडेड बाई A। R इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई L इंटू A। थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया भाई, ठीक है। R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन, भाई ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा है ना, देखो ना यहाँ से मैंने बता दूं क्या, इसको डॉट 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 बना दूं क्या, चलो ब्लैक कलर से बनाते हैं। चलो हटा, देखो अब इसको हम क्या करते हैं ना, ब्लैक साइन से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने क्या लिख दिया है,
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के थोड़ा सा इसको अब बताओ बढ़िया सही कर देते हैं इसको। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ से किसकी वजह से गया है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा है तो यहाँ पे आया है रो। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के क्या आया है, रो, यानी कि रो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। नाम है भैया रो और है ये एक कांस्टेंट, लिख लो। रो क्या है, रो क्या है, कांस्टेंट है। रो एक कांस्टेंट वैल्यू है। रो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। जिसका नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। बड़ा कंफ्यूजन है, रेसिस्टिविटी क्या है भाई। तब एक कांस्टेंट वैल्यू आया ना, उसका नाम है रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है, आइए देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो हमने एक फॉर्मूला जो लिखा था वही लिखे हैं। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये था ना। इसी फॉर्मूला में अगर हम रो का वैल्यू निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते, देखो, रो इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा रो इंटू एल इज इक्वल्स टू आर इंटू ए, और यहां से आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय, यस, डिराइव्ड कंप्लीट। मतलब रो का वैल्यू हमको मालूम चल गया, रो है क्या, रो का फॉर्मूला हमको आ गया। देखो रो का नाम क्या है, नामकरण, रो है हमारा, यहां पे लिखते हैं, रो है हमारा रेसिस्टिविटी, रो है हमारा रेसिस्टिविटी, आर है हमारा रेसिस्टेंस, आर है हमारा रेसिस्टेंस, ए है हमारा एरिया, एल है हमारा लेंथ। अब जरा समझते हैं रेसिस्टिविटी क्या था। रेसिस्टेंस क्या होता है, वायर की प्रॉपर्टी है। हमने एक वायर लिया, उसके अंदर चेक किया कि अच्छा इस वायर की क्या प्रॉपर्टी है, करंट के फ्लो को अपोज करना, ये रेसिस्टेंस हो गया। किसी यूनिट एरिया में ना, जरा दिमाग लगाओ, यूनिट एरिया में जो रेसिस्टेंस लगेगा, रेसिस्टिविटी क्या होता है, जब इसको लिखते हैं रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन। अब रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखो, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस offered by a conductor, offered by a conductor, by a offered by a conductor of unit length, and unit length per unit area, unit length per unit area, per unit area of cross section, cross section is called resistivity। ठीक है, चलिए इसका एसआई यूनिट हम थोड़ा एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अब समझाते हैं इस चीज को और अच्छे से। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। अब समझाते हैं इसको रेसिस्टिविटी होता है क्या। जब मान लेते हैं मेरे पास कोई एक वायर है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म का वायर है, चलो ठीक है हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं इसको, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, एक वायर है ऐसे,
ठीक है। इस वायर का एरिया हम लोग ले लेते हैं कितना, इस वायर का एरिया ले लो तुम कितना, चलो क्या बोले, एक सेकंड रुक जाओ, चलो एरिया लो और लेंथ लो, इसका लेंथ लो 1 मीटर, कितना है 1, चलो अब समझो, लेंथ को भी तुम 1 ले लो और एरिया के दो, लेंथ 1 मीटर ले लो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का तार और उसका तार का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तब उतने दूर के अंदर जितना रेसिस्टेंस आएगा ना उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 100 मीटर का तार है, तो 1 मीटर तार में ना जितना रेसिस्टेंस आएगा उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ कंडक्टर, देखो रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, एक मीटर, ऑफ यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब कि पूरे देखो पूरे वायर के रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस कहते हैं और 1 मीटर के रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। अरे क्लियर है, पूरे वायर के रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस कहते हैं और 1 मीटर के 1 मीटर के रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब 1 मीटर इसलिए निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम 1 मीटर का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और 1000 मीटर तार है तो उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ज्यादा कन्वीनियंट। अब 1000 मीटर का रेसिस्टेंस कौन निकालेगा, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर का निकालेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 2 मीटर 1 मीटर निकाले 5000 से मल्टीप्लाई, 5000 का निकल गया रेजिस्टेंस कितना है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। अभी हम एक छोटा सा आपके सामने चार्ट को लेके आ रहे हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, दूसरे पेज पे इस चार्ट को लेके जाते हैं, ठीक है। इस चार्ट को हम लोग दूसरे पेज पे लेके जाते हैं और देखिए यहां कुछ मेटल्स दिया हुआ है, मतलब कुछ मटेरियल दिया हुआ है, इसकी रेसिस्टिविटी देखिए, सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी है, सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी है, हाईलाइट करते हैं, सबसे कम रेसिस्टिविटी है इसकी, सबसे कम रेसिस्टिविटी है सिल्वर की, दिखा सिल्वर का रेसिस्टिविटी कब सबसे कम। उसके बाद रेसिस्टिविटी आता है कॉपर का, फिर एल्युमिनियम का आता है, सबसे हाईएस्ट रेसिस्टिविटी किसका होता है, देखो भाई नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी है, समझाया। अब ये बताना चाहते हैं सेमीकंडक्टर, चलो हम इसमें बात करें, देखो रेसिस्टिविटी सबसे कम जिसका है ना, रेसिस्टिविटी कम हुआ सर, मतलब ये रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। अब समझो ये रेसिस्टिविटी का रेजिस्टेंस समझो जी, इस मटेरियल सिल्वर का रेजिस्टेंस मान लो इतना दिया हुआ है, कितना 1.60 10 का पावर -8 ओम मीटर, है ना, ये इसकी रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। अगर रेसिस्टिविटी कम है तो करंट के फ्लो को अच्छा करेगा, मतलब ये सारा जितना भी मटेरियल सब है ना, ये सारा जितना भी मटेरियल है मेरे पास, ये करंट के फ्लो को सब क्या करता है, अच्छा रखता है। धीरे धीरे क्या होती है, रेसिस्टिविटी कम होती जा रही है और देखो नाइक्रोम पे आते आते रेसिस्टिविटी इतना बढ़ गई, तो नाइक्रोम वायर जो है ना बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी शो करता है, मतलब उसके अंदर करंट का फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है ना, बट इसका भी यूज है, हम लोग फिजिसिस्ट है भाई, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, वो केमिस्ट्री की तरह नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कुछ समझ नहीं आया तो एक्सेप्शन, फिजिक्स बेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी यूज है, मतलब क्या हो गया तो ये खराब मटेरियल है तो इसका भी यूज कर लेंगे, अरे थोड़ी बोलेंगे एक्सेप्शन हो जाएगा, खराब मटेरियल है कोई बात नहीं, इसका भी यूज करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एक टॉपिक और आपका बच गया जिसका नाम है क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन रेसिस्टिविटी। सबसे पहला क्या क्या होगा, सबसे पहला होगा कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, तीसरा होगा सेमीकंडक्टर,
सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, वो हमारे कुछ काम का है नहीं अभी। चलो देखो, कंडक्टर क्या होगा, लो रेसिस्टिविटी, एकदम लो रेसिस्टिविटी, वैसा मटेरियल जिसका लो रेसिस्टिविटी एकदम लो हो। ठीक है, वैसा मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी कम हो तो वो अच्छा कंडक्टर ना। इंसुलेटर, कंडक्टर है ना, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर कंडक्ट करता है तो रेसिस्टिविटी कम हो, इंसुलेटर कंडक्टर नहीं करता, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, VI रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा हाई होगा भाई, बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्ट कम करेगा। इंसुलेटर मॉडरेट, मॉडरेट रेसिस्टिविटी होगा इसका। मॉडरेट रेसिस्टिविटी, समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस रेसिस्टर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इस तीनों के बीच का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस पता करके आएंगे, या तो कमेंट में लिखिए या तो कॉपी में लिखिए, ठीक है, मतलब रफ में लिखना। अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा शुरू से चलते हैं इसको रिकैप करने। हमने सबसे पहले ओम्स लॉ को पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कॉज भी पढ़ लिया, इसका कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको भी देख लिया, रेसिस्टिविटी देख लिया और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखा। और इसके अलावा हमने एक छोटा सा ग्राफ भी देखा है, VI ग्राफ, और फॉर्मूला हमने डिराइव किया V=IR। अब न्यूमेरिकल पोर्शन अगले क्लास में होगा इससे रिलेटेड, मतलब कि इससे रिलेटेड आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे अगले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग कराएंगे। और जितने भी कुछ MCQs होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक, इस टाइप का सारा न्यूमेरिकल्स आपको इसमें कराया जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।